एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 4 साल पूरे करने के बाद CNBC आवाज़ आज पहला कदम सीजन 4 का यहाँ ग्रैंड फिनाले कर रहा है, जहाँ पर हमारे साथ बेहतरीन दर्शक के तौर पे आप सब हैं ही, साथ ही बाजार के दिग्गज भी हैं जिनसे हम रूबरू होंगे और निवेश की बारीकियाँ उनसे समझेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहती हूँ कि हमारे सहयोगी और CNBC आवाज़ के मार्केट्स एडिटर प्रदीप पंड्या स्टेज पर आए और पहला कदम सीजन 4 की खासियत के बारे में आगे का रोड मैप भी हमें बताएं। प्रदीप, आप सभी का स्वागत है। पहला कदम सीजन 4 के आज हम ग्रैंड फिनाले पे पहुंचे हैं और 4 सीजन जो एक के बाद एक हमने किए, मैं मानता हूं कि वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहे। वो कामयाब क्यों रहे ये बताने के लिए मुझे आपको कोई आंकड़े देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। देश के इतिहास में जब से हमारे देश में शेयर बाज़ार में FIIs ने आना शुरू किया, जिसको अब करीबन 25 साल हो रहे हैं, उस दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि FIIs के ऊपर हमारे बाज़ारों की निर्भरता खत्म हो गई। और ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि हमने पिछले 4 सालों में इन तमाम कार्यक्रमों के ज़रिए जो हम देश के करीब 100 शहरों में जाकर कार्यक्रम कर चुके हैं, इस सीरीज़ में हम 12 शहरों में गए थे। इस दौरान हमने जो मैसेज देने की कोशिश की और स्टूडियो में जो हमने कार्यक्रम किए अपने एक्सपर्ट्स के साथ, इस तरह के जो कार्यक्रम किए वो पूरी तरह से कामयाब रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने आप में साबित होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश का निवेशक FIIs को बेचते हुए देखकर घबराया नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि FIIs जब शेयर सस्ते बेच रहे थे तो हमारे निवेशक दरअसल खरीद रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लू चिप कंपनियां जो देश में अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी और सबसे कामयाब कंपनियां हैं, उनमें FIIs का हिस्सा साल 2018 के दौरान घटा और घरेलू निवेशकों के हाथ में जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो दरअसल बढ़े। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारा निवेशक अब कितना समझदार हो चुका है। हमारे निवेशक अब वाकई में शेयर बाजार में सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, एक अपनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिहाज से अब निवेश कर रहे हैं। तो वो वेल्थ क्रिएशन में जो कामयाबी मिलनी शुरू हुई है, हम मानते हैं कि ये शुरुआत है, इसलिए अभी भी हम इसको पहला कदम ही कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इस दायरे से बाहर हैं और हमारी कोशिश लगातार यही बनी रहेगी कि हम लोगों को इस दायरे में लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस नई आदत से, नई तरकीबों से जोड़ें और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इसमें हमारी मदद करते हैं। तो मैं खास तौर पे अपने सभी एक्सपर्ट्स का यहाँ पर स्वागत करूँगा। इस पूरे सफ़र के दौरान जब हम इतने शहरों में गए और अब तो 4 साल हो चुके हैं, हमारे साथ खास तौर पे जो 2 हमारे पार्टनर्स हैं, SBI म्यूचुअल फंड और एक्सिस सिक्योरिटीज़, उनका मैं खास तौर पे स्वागत करूंगा। उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और उनके MD और CEO यहाँ पे मौजूद हैं। उनका मैं खास तौर पे स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने लगातार इस सफ़र में हमारा साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। CNBC आवाज़ पर पहला कदम सीजन 4 के इस ग्रैंड फिनाले में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स इस समय मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ हम बातचीत शुरू करेंगे। मेरे साथ मेरी बाईं तरफ नीलेश शाह साहब हैं, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के, और साथ ही साथ अश्विन भाटिया साहब हैं, SBI म्यूचुअल फंड के, और इस तरफ म्यूचुअल फंड से एक और मेहमान है DSP म्यूचुअल फंड से, और टुकराल साहब से आप सभी परिचित हैं। इस पूरे सफ़र में लगातार हमारे साथ रहे हैं और देश के बहुत सारे शहरों में हमने साथ साथ यात्रा की है पिछले दिनों के दौरान, और वो सफ़र आज यहाँ पर एक अपने पड़ाव पर पहुँचा है। ये सिलसिला जारी रहेगा, आगे हम कई शहरों में लगातार अपने दर्शकों से मुलाकात करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान बहुत सारे सवाल जो लगातार उठते रहे थे, आज हमारे इन खास मेहमानों के साथ उन पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और भाटिया साहब, चूँकि आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक सवाल जो इस समय हाल के जो कुछ कार्यक्रम हमने किए हैं वहाँ सभी लोग पूछ रहे हैं, ये जब कुछ दिन पहले तक बात ये हो रही थी कि जब चुनाव हो जाएंगे ना, तब ठीक से अंदाज़ा लगेगा क्या करना है, बाजार कहाँ जाएगा, तब पैसे लगाएंगे। और अचानक से ऐसा रातों रात कुछ माहौल बदल गया कि सबको अब चुनाव के पहले पैसा लगाना है। तो ये बाजार को पता चल जाता है रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या बाजार उसको बड़ा प्रेडिक्ट कर लेता है, होता क्या है? देखिए, जो इलेक्शन का रिजल्ट है कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। 2004 में देखिए तो इलेक्शन के बाद 2 दिन 20% गिरा। 2009 इलेक्शन के 2 दिन बाद 18% ऊपर चढ़ा। 2014 में इलेक्शन हुए,
अनसर्टनिटी जिसको बोला, और आज देखिए 38,000 सेंसेक्स क्रॉस कर गया है। और हिंदुस्तान में हर 5 साल में हर एक स्टेट में हर महीने कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के हो रहे हैं, कभी एमएलए के हो रहे हैं। ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपने तो एक चीज़ मान के चलिए कि पिछले 15-20 साल जब मैं मार्केट में रहा हूँ, 2002 में मैं चीफ डीलर इक्विटीज़ बना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तब मार्केट 3100 पे थी और मेरे बॉस ने बोला भाटिया खरीद लो, 3500 पे जाएगी, और एक साल में 6400 पे चली गई सेंसेक्स, और इलेक्शन हुए तो 20% नीचे आ गई थी। सो whoever has been a long term investor, he has never lost money. दिनेश भाई, आप इस बात से सहमत हैं कि बाजार अंदाजा लगा लेते हैं? क्योंकि पिछली बार आप देखिए सितंबर में करीब 5000 का हमने बॉटम बनाया था निफ्टी का 2014 में, और उसके बाद इलेक्शन के नतीजे आने तक जबरदस्त तेजी रही। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये एफआईआईज शायद ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा लगाते हैं, क्योंकि वो भी उस समय उस दौरान अगर आप देखें तो बहुत एग्रेसिवली उन्होंने निवेश किया था, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इंटेलिजेंस पे सिर्फ भारतीयों का अधिकार है और गोरे सब बेवकूफ़ हैं। इंटेलिजेंस तो हर इन्वेस्टर के पास होती है, चाहे वो काला है चाहे गोरा है। तो एफआईआईज में भी बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, लोकल म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप इस वक्त के नंबर देखें तो नंबर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एफआईआई खरीद रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेच रहे हैं। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी होती है। कई बार जब ये कंपनीज डाइवेस्टमेंट की रिसीट्स लेते हैं, ओएफएस में इन्वेस्ट करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको इन नंबरों में जोड़ा नहीं जाता। सो जो प्राइमरी मार्केट में परचेज करते हैं वो काउंट नहीं होता, और सेकेंडरी मार्केट में अगर आप सेल करते हैं प्राइमरी मार्केट परचेज करने के लिए तो वो सेल में काउंट हो जाता है। तो ये नंबर्स को जरा अलग तरीके से देखिए, पूरा पिक्चर देखिए, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के ऊपर मत देखिए। मार्केट का हमेशा नियम है कि वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करता है। हर बार मार्केट सही हो जरूरी नहीं है, कई बार गलत होते हैं, बट वो हमेशा कोशिश करता है फ्यूचर को डिस्काउंट करने के लिए। इन जब आप गलत होते हैं तो एक रिस्क है, जब सही पड़ते हैं तो रिटर्न है, और उसी तरह रिस्क और रिटर्न साथ में आता है। सितंबर 13 में अगर आपने डिस्काउंट किया होता कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है तो शायद आपकी एंट्री 18,000 20,000 सेंसेक्स पे होती, और मई 14 में आपने नतीजा चुनाव का देखने के बाद निवेश किया होता तो आप शायद 26-28,000 सेंसेक्स पे निवेश करते। रिस्क लिया तो 18,000 का 38,000 बना, सेफ खेले तो 28,000 का 38,000 बना। सो मार्केट का नियम है, वो फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा, और जितने आप रिस्क लेंगे उतना आपका रिटर्न बनेगा। ठुकराल साहब, जो कहावत है कि इट्स डार्केस्ट बिफोर डॉन, तो जब सुबह होने ही वाली थी, जब बाजार टर्न होने ही वाले थे, उसके पहले के कुछ 2-3 महीनों में म्यूचुअल फंड निवेशकों ने भी हिम्मत छोड़ दी। इस पर कल्पन जी आपकी भी मैं राय लेना चाहूँगा। तो हम इतने दिनों से जो लोगों को हौसला बढ़ा रहे थे और लोग लगातार टिके हुए थे, आखिर में आके थोड़े से ढीले पड़ गए। हाँ, तो यही हम हमेशा समझाते हैं कि जो हम कहते हैं कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, वो हम सिखाते हैं लोगों को कि ये ही तो टाइम है जब आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। तो ये बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अलग है जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है। नॉर्मल बिहेवियर में जब एक सेल लगती है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं। यहाँ पे आपको सस्ता माल मिल रहा था, इवन मिड कैप, अच्छे मिड कैप बहुत नीचे मिल रहे थे, अब कुछ रिकवरी हो गई है, और कई लार्ज कैप भी काफ़ी नीचे आ गए थे। तो इन्वेस्टर उसको देखने की बजाय, और ख़ासकर ये वो इन्वेस्टर है जो पिछले 1 साल में ज़्यादा आया है, जो नए इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं, और वो हमने भी देखा है कि कुछ ना कुछ लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, तो वो नहीं करनी चाहिए थी। जबकि यही टाइम है कि आपको डबल एसआईपी करनी चाहिए, जिसको हम नीलेश जी ने भी हमें समझाया था एक बार कि ये स्मार्ट एसआईपी होती है कि अगर आपका एक एसआईपी चल रहा है तो ऐसे टाइम पर आप एक और शुरू कर दीजिए। बट जैसा कि इन्वेस्टर बिहेवियर हमने देखा है इंडिया में,
हालांकि ये अब काफ़ी चेंज हो रहा है और हमारा SIP बुक बहुत बड़ा हो गया है, बट कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर अभी भी घबरा जाते हैं, तो वो पैनिक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कल्पेन जी, आप हमारे सभी दूसरे पैनलिस्ट के मुकाबले में एक निवेशक के साथ सीधे तौर पे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो इन पिछले कुछ महीनों में आपने लोगों को क्या कहा और अब आप लोगों को क्या कह रहे हैं? चलिए, गलती हो गई तो क्या अब वो सारा पैसा लगा दें जो पिछले 3 महीने का SIP नहीं किया था, एक साथ लगा दें? अब आप उन निवेशकों को क्या कह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि अगर कुछ इन्वेस्टर गलती नहीं करेंगे तो बाकी के इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों बाजू का एक्सपीरियंस हो, और अगर हर इन्वेस्टर समझ जाए, जैसे आप 4 साल से इतने एफर्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और डिसिप्लिन के बारे में, मान लो अगर हर इन्वेस्टर हमारे और आपकी बात मानने लगेगा, उस दिन इक्विटी का रिटर्न फिक्स डिपॉजिट बन जाएगा, क्योंकि तब वो वॉलेटिलिटी चली जाएगी। लोग बेचने नहीं आएंगे ख़राब न्यूज़ पे, या अच्छे न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो ये तो नियम है 100 सालों से हर मार्केट में, हर एसेट क्लास में, कि जब डर होगा तो लोग थोड़ा डर के निकल जाएंगे, और जब ग्रीड होगा तो लोग वो ग्रीड को देख के चढ़ डॉक्टर साहब, फिर क्या हम ये कहेंगे कि कुछ लोग जिन्होंने कुछ पैसे अलग रखे थे, SIP तो कर रहे थे, कुछ पैसे अलग भी रखे थे, मौका मिलेगा तो लगाएंगे, जब मार्केट में बॉटम हो जाएगा तो लगाएंगे, तो ये वो समय है जब लमसम वो इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर को तो हम ये कहते हैं, जब आपके पास पैसा हो आप तब लगा दीजिए, क्योंकि वो इतना अंडर इन्वेस्टेड है इक्विटी में। अगर हम पोर्टफोलियोज देखते हैं लोगों के, पहले तो 4 से 5% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं, और जब इनके पोर्टफोलियो देखते हैं तो इनका इक्विटी है ही नहीं। इनके पास गोल्ड है, इनके पास FDs हैं, इनके पास रियल एस्टेट हैं, तो इनको सोचना नहीं है। और अगर एकदम नए इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा स्टैगर्ड करके लगाएं, क्योंकि उन्होंने मार्केट को कभी देखा नहीं है। अभी इलेक्शन से पहले फिर कुछ जर्क्स मिले ऊपर नीचे, तो शायद वो घबरा जाएं, तो स्टैगर करके लगाइए। और एसेट एलोकेशन तो हम कह ही रहे हैं कि उनका इक्विटी में है ही नहीं, बट अभी अगर पैसा है तो लगा देना चाहिए। और जो HNI है वो तो वैसे ही स्मार्ट है, उसको तो पता है कि जब कभी नया सेल लगेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर साल 4 या 5 बार सेल लगता है। कल US चाइना ट्रेड वार जो चल रहा है, कुछ नेगोशिएशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या कल ब्रेक्सिट का कुछ न्यूज़ आ जाएगा, या फिर सडनली कुछ इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगा कि ये पार्टी थोड़ा वीक है या ये पार्टी स्ट्रांग है, तो तब मौक़ों पर HNI जो है वो पैसा लगाता है। बट रिटेल इन्वेस्टर के पास जब पैसा हो तब लगाना चाहिए, क्योंकि वो एसेट एलोकेशन उसका बहुत कम है और उसको ज़्यादा सोचना नहीं है। और जब उसको पैसा चाहिए उसको निकालना चाहिए, वो भी इक्विटी में एकदम लास्ट में, और जो बाकी एसेट एलोकेशन है, जो उसका इमरजेंसी फंड है, उसको पहले वहाँ से निकालना चाहिए। ओके, लेकिन यही सवाल नीलेश जी आपसे भी मैं पूछूंगा कि क्या बॉटम बन चुका है? जो लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ पैसे साइड में रखे थे, FD में रखे थे, या कोई रेकरिंग में रखे थे, या डेट में रखे थे कि इनको एक दिन इक्विटी में डाल देंगे, अब उनको डाल देना चाहिए? मतलब हमने 25 साल गुजारे हैं मार्केट में, और आज तक तो ऐसा आदमी नहीं मिला है जिसने बॉटम पे इन्वेस्ट किया हो, और ना ही ऐसा आदमी मिला है जिसने टॉप पे एग्जिट किया हो। कई बहुत नामी इन्वेस्टर होते हैं, लोग उनके वाक्य को ब्रह्म वचन मानते हैं, बट उनके साथ भी जब हम उठते बैठते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि देख, मार्केट का टॉप कहाँ बॉटम कहाँ किसको मालूम। सो अगर आप ये समझते हैं कि आप मार्केट की बॉटम या टॉप को कैप्चर कर पाएंगे, तो दिस इज कि विराट कोहली हर बॉल पे छक्का मार पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। उस मृगजल के पीछे मत भागिए, आप उसे कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, आप असेट एलोकेशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज मार्केट आपकी एक गलती को माफ कर देता है, 2 गलती को माफ नहीं करता। लेकिन ये सारी बातें हमारे एक्सपर्ट्स बार बार कहते हैं कि नहीं, SIP ही करना चाहिए। क्या SIP का इन्वेस्टर हमेशा सबसे बेहतर रिटर्न हासिल करेगा? नहीं, तो नीलेश भाई ने बिल्कुल ठीक बोला, यू कांट एंटर एट द बॉटम एंड यू कांट एग्जिट ऑल्सो एट द टॉप। पर लेकिन एक बात आप मानिए, 30 साल पहले जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था तो हम बोलते थे 5 प्रोडक्ट सबके पास हैं, सेविंग्स, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, PPF, ठीक है ना। वो प्रोडक्ट सबके पास हुआ करते थे। और आज के दिन हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स और करंट की जगह आपके पास लिक्विड होना चाहिए, RD की जगह आपके पास SIP होना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट की जगह आपके पास FMP होनी चाहिए, और PPF की जगह LSS होना चाहिए। और मैं अपना ही उदाहरण आपको दे दूं,
1988 से मैं अपना PPF चला रहा हूँ और उसमें बैलेंस आज के दिन करीब 50 लाख आ गया है और मैं मैक्सिमम ही डालता हूँ 60,000, 70,000 या 1 लाख या 1.5 लाख। और वही अगर मैंने ELSS भी शुरू से डाला होता हाथी की तरह मैं 3 करोड़ का हो गया होता आज के दिन। तो वही है, डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। अपना एलोकेशन कीजिए, अपना गोल बनाइए और उसके लिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर सभी तरह के गोल्स हैं और मैं मानता हूं अगर आप ये छोटा सा कदम ले लें, और पहला कदम तो मेरे हिसाब से SIP के ज़रिए हो ही चुका है, दूसरा तीसरा कदम है अब आपका कि आप लमसम में जाइए, थोड़ा एडवेंचरस होइए, तो शायद थोड़ा आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। तो केवल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की यहाँ पे बात हुई टुकराल साहब, लेकिन लोग हमसे ये पूछते हैं कि फिर प्रॉपर्टी में कितना डालें, सोने में कितना डालें, ये अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच में से चुनना है क्योंकि हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं। तो आप हमेशा एक बहुत ही शानदार कंपैरिजन बताते हैं, मैं चाहूँगा आप फिर से वो शेयर करें अनुभव कि अगर किसी ने एक एसेट क्लास में ज़्यादा लगाया या दूसरे में लगाया तो कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी भाटिया साहब कह रहे थे कि करीब 6 गुना हो जाता पैसा अगर उन्होंने ELSS में लगाया होता PPF की जगह। हाँ, तो हमने क्या किया, 40 साल का हमने डेटा देखा है। जब 1980 में 100 का इंडेक्स था, अभी 38,000 है। तो बेसिकली अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते, अगर आपने FD में लगाए होते और एवरेज रिटर्न इस सारे पीरियड का कुछ है 8.5 से 9%, तो आज आपको 2.5 लाख रुपया होता। और अगर आपने गोल्ड में लगाया होता तो रफली 10% का रिटर्न है, तो ये कुछ 4.5 से 5 लाख के बीच में, 4.75 के आसपास आता है 40 साल में। 40 साल में। और अगर आपने प्रॉपर्टी में लगाया होता तो हमने एक पर्टिकुलर इंडेक्स लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर्टी के बारे में पता करना, क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे आपने पैसा बनाया तो अलग बात है, बट जो एवरेज रिटर्न है वो 11% के आसपास आई, तो आपका कुछ 5.5 लाख होता। और इंडेक्स आपको पता है 38,000 है, तो 10,000 जो है वो 38 लाख हो गया। तो 5.5 लाख या 6 लाख भी अगर आप पकड़ें और यहाँ पे आप बोल रहे हैं 38 लाख, तो आप सोचिए 6 से 7 गुना आप पहुँच गए हैं 5.5 लाख के सामने। तो ये पावर है। जब हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने 16-17% कमाया होगा तो मैंने 11% कमाया है। तो ये जो 5% है, ये 5% नहीं है, ये एक्चुअली 6 गुना ज़्यादा आपने वेल्थ क्रिएट किया है, 6 से 7 गुना। तो जब ये एग्जाम्पल लोग बताते हैं तब वो एकदम पूछते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। बट जो हम आमतौर पे बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने पैसे के बारे में परवाह नहीं करते, सो दे आर वेरी अपोलोजेटिक। सम पीपल विल से कि यार मैं तो काम में इतना बिजी हूँ, मुझे ये सब पैसा वैसा के चक्करों में नहीं पड़ना। मैं सबको ये कहता हूँ कि वाई यू हैव टू बी अपोलोजेटिक। आपको इतना क्यों गिल्ट फील होता है अपने पैसे के बारे में? जब आप अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं कि मैंने दुनिया में ये किया, तो यू शुड टेक प्राइड इन योर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। कल्पन जी, पिछले 40 साल में तो ठीक है कि किसी भी और जरिए के मुकाबले में इक्विटी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, अगले 40 साल भी देगा या अगले 20 साल भी देगा, इसकी क्या गारंटी है? आपने ये नहीं बोला था कि एस्ट्रोलॉजी का सेशन है, बट स्टिल आई ट्राई। नॉर्मली क्या होता है कि 40 साल का रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि अगले 40 साल में उतना ही है आए। शायद आधा मिले। अगर पिछले 40 साल में 20% था तो अगले 40 साल में 10 या 12% होगा या 13 होगा। मेरे हिसाब से रिटर्न हमारे किसी के हाथ में नहीं है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि हर एसेट क्लास का ड्राइवर ऑफ रिटर्न क्या है और किसका। और जैसे अरुण साहब ने बताया कि एक तो एक रिटर्न की बात होती है, हम सिर्फ रिटर्न को चेस करते हैं, बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं। लिक्विडिटी कहाँ मिलती है, टैक्स एफिशिएंसी कहाँ पे है, ट्रांसपेरेंसी कहाँ पे है। तो ये सबको अगर आप जोड़ दो तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या म्यूचुअल फंड बहुत ही सिंपल और सही तरीका है इन्वेस्ट करने का। और हमको सिंपल चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगले 40 साल में भी एक फंडामेंटल रियलिटी है। एक अच्छे वाइज मैन ने बोला है कि या तो आप लोनर बनिए, लोनर मतलब LOANER, कि आप लोन देते हो कंपनीज को, बैंक्स को FD के थ्रू, और फिर वो बैंक उस पैसे पे आपको 7% देती है और वो आगे कंपनीज को 9 या 10 या 11% पे लेंड करती है। तो या तो आप लोनर बनिए इसके जरिए, या आप ओनर बनिए कि जो कंपनी को ये बैंक लोन दे रही है ये सोच के कि ये कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसलिए पैसा वापस आ जाएगा, सीधे आप उसके शेयर में खरीदिए। तो फर्क सिर्फ ये दो में है कि आपको लोनर बनना है
या ओनर बनना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखा गया है दुनिया भर में हर मार्केट में कि अगर आपका 20, 25, 30 साल का होराइजन है तो ओनर बनने में ज़्यादा फायदा है। मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम सब जब रिटर्न की बात करते हैं 15%, 12%, 20% जो भी है, ये रिटर्न का जो रूट है वो वन वे नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होके होता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर गलती करते हैं कि एक साइड का रूट देख के उनको लगता है कि ये वन वे रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, बट it is not a one way route, it will have two way route, which is why there is a potential of earning 2 times more than any other asset class, and I think that fundamental equation will not change. तो रिस्क है तो रिटर्न है। लेकिन इसके साथ में लोग ये भी कहते हैं नीलेश जी कि अगर आप डायरेक्ट शेयर में लगाएं तो आपको म्यूचुअल फंड के मैनेजर की फीस नहीं देनी पड़ती, क्या वो ज़्यादा बेहतर तरीका है? ETF में लगाएं, इन दिनों ये भी कहा जा रहा है कि ETF भी लो कॉस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इनमें से अगर आप कुछ बड़े निवेशकों की बात सुने, खासतौर पे विदेशों में, तो वो ये मानते हैं कि ये पैसिव इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं अपने आप से कम कॉस्ट में, या फिर आपको एक फंड मैनेजर के पास जाना ही चाहिए। सो प्रदीप जी, अगर आप नाई के पास नहीं जाए और घर पे बाल काटे तो पैसे की काफ़ी बचत होती है। शेव तो कर लेते हैं आप। शेव कर लेते हैं डेफिनेटली, बिकॉज आपको वो आती है, आपके पास उसके औजार हैं। तलवार से कभी दाढ़ी करने की कोशिश करना, पता चलेगा दाढ़ी नहीं सर भी कटेगा। सो अगर आपको कुछ आता है तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। इनफैक्ट इस ऑडियंस में एक भाई साहब है जिनको मैं भोपाल में मिला था, और उनकी इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस जमाने में इन्फोसिस की थी, तो उसका रिटर्न म्यूचुअल फंड से बहुत ही अच्छा है। सो नंबर 1 उनकी कदर होनी चाहिए कि एक उन्होंने इन्फोसिस में निवेश किया और दूसरा होल्ड किया। सो अगर आपके पास औजार है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, तो डेफिनेटली आप डायरेक्टली करिए। यू विल ऑलवेज आउट परफॉर्म म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो मैनेजर है वो बहुत सारी लिमिटेशंस में काम करता है। सेबी के रेगुलेशंस है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चलाना पड़ता है, हर दिन मुझे रिडम्पशन देना पड़ता है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट के बीच में मैं जो रिटर्न देता हूँ वो इंडेक्स के बराबर होगा। और अब बारी है दर्शकों के सवालों के जवाब लेने की इस ग्रैंड फिनाले में, और पहला सवाल पूछने के लिए यहाँ से। जी, मेरा नाम चिन्मय है, मैं निवेशक रहा हूँ और काफ़ी टाइम से आपके प्रोग्राम सुनते रहा हूँ। जी, सवाल ये रहेगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से कि ट्रैकिंग एरर नाम की एक चीज़ होती है, आज के ज़माने में ये चीज़ कितनी वैलिड है? देखिए, ETF या इंडेक्स फंड के मामले में ये बात होती है, और एक बार कल्पेन जी ने एक ग्राफ बना के समझाया था मुझे, तो जरा बता दीजिए आप। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सवाल है आपका, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में और जवाब देने में। लेकिन ये बात तो है ना, केवल इंडेक्स फंड या ETF के मामले में ही ट्रैकिंग एरर की बात होती है। वहाँ पे ट्रैकिंग एरर होता है सिर्फ खर्चा उसका, क्योंकि वो इंडेक्स को मिमिक करता है। बाकी सब फंड जो हम मैनेज करते हैं, और इंडिया में 90% फंड जो है वो सिर्फ इंडेक्स के स्टॉक नहीं खरीदते हैं, अलग रेशो में खरीदते हैं, और इसके वजह से ये अल्फा बना है। पिछले 25 साल में जो 9% का अल्फा है वो ट्रैकिंग एरर होने की वजह से। अल्फा का मतलब है इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न, जो नीलेश ने बताया। तो अगर इंडेक्स ने 10% रिटर्न दिया है और म्यूचुअल फंड ने 15 दिया है, तो 5% जो है उसको अल्फा बोलते हैं। तो कभी 5% हुआ है, कभी 9 हुआ है, कभी 2 हुआ है। पिछले एक साल में -1 था, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन हमको पैसा मिलता है, हम फीस बनाते हैं सिर्फ इंडेक्स खरीद के आपको देने के लिए नहीं, इंडेक्स से हट के स्टॉक्स लेने के लिए। क्योंकि इंडेक्स में जरूरी नहीं कि हर स्टॉक जो हो वो अगले 5 और 10 साल में सबसे अच्छा करे। फंड मैनेजर का काम है ये स्टॉक्स चुने जो इंडेक्स से अच्छा करे, और उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो इनफैक्ट दुनिया के बड़े बड़े जो बाहर से क्लाइंट्स हमको मिलने आते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जिनको इंडिया में पैसा लगाना होता है इंडियन फंड मैनेजर्स के थ्रू, वो यहाँ तक पूछते हैं कि तुम्हारे फंड में ट्रैकिंग एरर सबसे ज्यादा कहाँ है, और अगर वो सही है तो हम उसमें पैसा लगाएंगे। दे एक्चुअली सर्च फॉर ट्रैकिंग एरर। तो यहाँ पे मेरा एक ही जवाब होगा कि हमने पहला कदम लिया है इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। सम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली डोंट रियली मैटर इन द लॉन्ग टर्म आउटकम दैट वी वांट टू। वी शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड with these things that may not matter much. बिल्कुल, तो ऐसा नहीं हो कि आप छोटी छोटी चीज की चिंता में बड़ी तस्वीर और बड़ा रिटर्न भूल जाएं। हाँ, यहाँ पे दूसरी कतार में। I am Samren Kumar. For a new investor, whether the next decade 2020 to 2030 will give more returns in mid caps as compared to last 20 years? टुकड़ा साहब आप बताएंगे या भाटिया साहब? देखिए, इसका जवाब तो कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं दे पाएगा। अगर आप निवेश पहली बार कर रहे हैं तो मेरे
मेरे मुताबिक आपको शुरू में लार्ज कैप्स में लगाना चाहिए। जैसे ही आप मिड कैप में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा और रिटर्न भी ज़्यादा होंगे, वो तो मैं मानता ही हूँ। लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं तो तीनों का मिल के पोर्टफोलियो आप बनाएं। थैंक यू। टुकराल साहब, अभी अल्फा की बात हो रही थी, लेकिन साथ में वो बीटा भी होता है ना, वो मिड कैप में ज़्यादा होता है, ज़्यादा चढ़ते हैं, ज़्यादा गिरते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपने ये भी अंदाज लगाया, ये भी कैलकुलेशन किया है? नहीं, देखिए, आपको जो गाड़ी में जाना है, अगर आप मोटरसाइकिल पर जाएंगे या फरारी में जाएंगे या पुराना एम्बेसडर या फेट में जाएंगे, अलग अलग रफ्तार है। और इसके लिए हम बोलते हैं कि एक तो आपके पास समय कितना है। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप वाली गाड़ी में बैठ सकते हैं, क्योंकि झटके ज़्यादा लगेंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपको स्टेडी चलना है तो ऑब्वियसली आप लार्ज कैप में जाएंगे। बट ये चीज़ पक्का है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही आपको रिटर्न मिलेगा। और आपका जो रिस्क प्रोफाइल और आपकी जो कैपेसिटी है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं रिस्क ले लेता हूँ, बट उनकी कैपेसिटी नहीं है, वो पहली बार में ही गिर जाएंगे और फिर इतना नफरत करते हैं वो स्टॉक मार्केट से, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो वो भी नहीं चाहते, तो फिर उनको वापस लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप धीरे से चलिए, और आगे जाके जब आप थोड़ा सा ड्राइविंग सीख जाते हैं तो ऑब्वियसली आप गाड़ी तेज चलाएं और एक तेज गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ओके, लेकिन नीलेश जी, इस समय चूंकि हमने जो अभी तक इतने सारे शोज किए, जिन लोगों ने मिड कैप फंड में पैसा लगाया था, स्मॉल कैप फंड में लगाया था, वो सबसे ज़्यादा दुखी थे, वो सबसे ज़्यादा शिकायत करने आते थे। तो ये एक बुरे दौर से चूंकि गुजरा है ये सेगमेंट, तो इस समय अब जब बाजार में फिर से तेज़ी शुरू हो रही है, यहीं पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न आएगा? बाजार एक गंगा नदी है, पानी उसमें है, रिटर्न उसमें है, बट आप उसमें से कितना रिटर्न ले पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा साधन लेके उसमें से निकालेंगे। मार्केट का रिटर्न और इन्वेस्टर का रिटर्न एक हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की है, एंड यूएस में ये एक रिसर्च हुई थी कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर का रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बराबर है। फंड का रिटर्न 15%, बट कौन से इन्वेस्टर का 15% रिटर्न हुआ है। उन्होंने देखा कि जो जीवित इन्वेस्टर थे उनका रिटर्न म्यूचुअल फंड के रिटर्न से तकरीबन आधा होता था। सो अगर फंड ने 10% रिटर्न दिया, इन्होंने 5% ही बनाया। और जो मृत इन्वेस्टर्स थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो चर्न नहीं कर पाए अपने पोर्टफोलियो को, उन्होंने फंड जितना रिटर्न बनाया। सो फंड का रिटर्न आपका रिटर्न बने, उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। तो सीधी बात जो मुझे समझ में आई कि ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है, आप बैठ जाइए ट्रेन में और दिल्ली पहुंचने तक बैठे रहिए तो दिल्ली पहुंच जाएंगे, वरना दिल्ली दूर ही रहेगी, बीच में उतरे नहीं। अगला सवाल लेते हैं। हाँ, इधर से हमने कोई सवाल नहीं लिया। आई एम सुनील नायक। मेरे को प्राइस अर्निंग रेशियो व्हाट इट इज एक्चुअली? टुकराल साहब, देखिए, ये जो भी आप स्टॉक खरीदते हैं तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लेते हैं। तो अभी डिफरेंट स्टॉक्स हैं और उनका प्राइस सबका अलग अलग है, और उस कंपनी का अर्निंग क्या है वो आपका अगर पता है तो अगर आप उसको प्राइस बाय अर्निंग्स अगर करें तो एक नंबर आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसी कंपनी हैं जिनकी अर्निंग सिमिलर है, लेकिन एक का प्राइस ज़्यादा है और एक का प्राइस कम है, तो हम बोलते हैं कि इसका पी ज़्यादा है। उसका ये मतलब होता है कि ये जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टर का ये बिलीफ है कि ये कंपनी अच्छा करेगी। आज की अर्निंग सेम है, लेकिन आगे का उसको भविष्य ऐसा है उस कंपनी का लगता है इन्वेस्टर्स को, तो उसको डिस्काउंटिंग ज़्यादा मिलती है। तो आई थिंक एट दिस लेवल मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, आपके लेवल पर इतना ही समझना जरूरी है कि पी और दो कंपनी जो एक जैसी दिखती हैं आपको और एक जैसे उनके नंबर्स हैं, लेकिन उनका प्राइस अलग अलग है, तो एक का डिस्काउंटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, एक का थोड़ा कम होगा। मेरा नाम अंकुर है। सवाल यह है कि अगर सबके पास मल्टी कैप फंड है तो उसमें से किसका फंड कैसे सिलेक्ट किया जाए? कल्पेन जी कुछ जो कहना चाहते हैं बताइए। इसलिए भी है क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में 40 म्यूचुअल फंड है, आपने सिर्फ 3 को बुलाया है नहीं तो ये आप और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका पहला तरीका है कि आप ये सवाल अरुण जी को पूछते हैं, बिकॉज इनका काम है इतने सारे म्यूचुअल फंड में से सिलेक्ट करना,
एट अ पॉइंट इन टाइम कौन से फंड अच्छे होते हैं या कौन से सही नहीं होते। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मतलब अभी हम सब तो हमारे खुद के फंड में पैसा लगाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को हम क्या बोलते हैं कि 3-4 फंड से ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया इज़ ब्लेस्ड to have many good fund managers and many good schemes. You choose 3-4 of them and try and choose slightly complementary style कि एक का growth style ले लिया, एक का value ले लिया, एक का dividend yield style ले लिया। लेकिन ये सब analysis करने की हमारे पास या तो टाइम नहीं होता है या कैपेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे रोल एक अच्छे एडवाइज़र का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको आपके रिस्क के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से बता पाए कि कौन से फंड का कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में फिट होगा। And I think you will be able to do better. तो पहला तो ये है कि अगर आपके पास 3 अच्छे डॉक्टर हैं तो आपको एक डॉक्टर सेलेक्ट करना है थोड़ा मुश्किल होता है। आपको 3 डॉक्टर के बारे में पता लगा, लेकिन आपको एक ही के पास जाना है ना, आप तीनों के पास नहीं जा सकते। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो आप कुछ मेहनत करेंगे, कुछ जानेंगे उसके बारे में, किसी से पूछेंगे कि अच्छा आप किसके पास गए थे। बट जो भी एडवाइज़र हैं, जैसे हम एक एडवाइज़र की तरह, तो हमारे पास सबका डेटा आता है, हमारे पास सबका परफॉर्मेंस आता है, हमको थोड़ा बेसिक आइडिया होता है कि हिस्टोरिकल रिटर्न कैसा रहा है। जबकि एक डिस्क्लेमर सब लोग देते हैं कि आगे जो परफॉर्मेंस होगा उसकी गारंटी नहीं है, और पास्ट परफॉर्मेंस कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एक रेटिंग बनाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी साइट्स भी हैं जहां आपको ये रेटिंग मिलती है। बट हम अपना इंडिपेंडेंटली, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट भी ये करेगा, और फिर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखकर हम आपको सजेस्ट करते हैं। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि आप 2 या 3 डिफरेंट फंड हाउसेस के कुछ स्कीम्स लें, अगर आप 5 स्कीम लेना चाहते हैं। बट अगर आप एक का लार्ज कैप ले रहे हैं तो फिर दूसरे का आप मिड कैप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड। और ये आंकड़े आपको moneycontrol.com जो हमारी वेबसाइट है वहां भी मिल जाएंगे, आप फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं। और एक महिला दर्शक का सवाल लेना चाहिए। ओके, यहाँ। हाँ जी, मेरा नाम रूपाली है सर। मेरा 2 क्वेश्चन है कि मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूँ और मेरे डिफरेंट गोल्स हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स हैं, एंड every goal has a different time horizon. The only confusion I has कि if my some goal has a time horizon of 10 to 15 years, so whether I should go for small cap or value fund. And my second question is कि there are different criteria to decide in which funds to invest. But as a simple investor, what are the 4 or 5 factors on the basis of which we can decide that in a particular fund we can invest, not in very technical terms, but in simple terms? रूपाली बेन, आप बाहर खाना खाने जाती हैं? Yes. पिछले 1-2 महीने में आपने कितने रेस्टोरेंट्स में गए? 2-3 एक साउथ इंडियन होगा, एक नॉर्थ इंडियन होगा, एक चाइनीज़ होगा, एक पंजाबी होगा। आपको कैसे पता चला कि साउथ इंडियन खाने के लिए यहाँ पे जाना है? हो सकता है कभी किसी फ्रेंड ने रेफरेंस दे दिया, हो सकता है कहीं पे आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि बोर्ड देखा, अच्छा लगा, चले गए, खाना अच्छा लगा तो रिपीट करते हैं। हो सकता है कभी जोमेटो या वो टाइप की एक ऐप के ऊपर देख लिया। सो जिस तरह से आपने खुद के एक्सपीरियंस से, किसी और के एक्सपीरियंस से, किसी ऐप की तरह अच्छे खाने कहाँ पे मिलते वो चूज़ कर लिया, कुछ ऐसा ही म्यूचुअल फंड के लिए है। एक्सिस डायरेक्ट की ऐप है, वहाँ से आपको रेफरेंस मिल जाएगा, क्या कोटक म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्या SBI म्यूचुअल फंड अच्छा है, क्या DSP म्यूचुअल फंड अच्छा है। कोई आपको एक्सपीरियंस दे देगा कि हाँ मतलब इस फंड में निवेश किया, एक्सपीरियंस अच्छा था। कहीं पे ब्रांड वैल्यू आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगी। सो जिस तरह आप एक रेस्टोरेंट को चूज़ करते हैं, उसी कॉमन सेंसिकल एक्सपीरियंस से आप म्यूचुअल फंड को भी चूज़ कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि मेरे गोल्स हैं, उस हिसाब से मैं निवेश करूं। सो इन्वेस्टमेंट जितना सिंपल है, अगर उसी तरह एग्जीक्यूट करे तो बहुत फ़ायदा है। सो 3 चीज़ जरूरी है। एक, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, Rome wasn't built in a day. Second, regular investment, because no one knows where the future will be. And third is the asset allocation, because मार्केट का रिटर्न, फंड का रिटर्न और आपका रिटर्न अलग अलग हो सकता है अगर आप में डिसिप्लिन नहीं हो। उसके बाद आता है, अगर शॉर्ट टर्म गोल्स है तो ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम में, डेट में निवेश करते हैं। मीडियम टर्म गोल है तो हाइब्रिड में निवेश करते हैं जो डेट और इक्विटी का मिक्सचर हो।
और अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो इक्विटी में निवेश करते, बिकॉज वो वॉलेटिलिटी वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। तीसरी चीज है कि उस तरह से एक बार डिवाइड करने के बाद मैं थोड़ा मार्केट को भी देख लूँ। अगर मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करूँ मार्केट को देखे बगैर, बट धीरे धीरे मेरे पास एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर मैं ये भी देखूँ कि कौन सी मार्केट सस्ती है, कौन सी मार्केट महंगी है। महंगी मार्केट में थोड़ा कम खरीदूँ, सस्ती मार्केट में थोड़ा ज़्यादा खरीदूँ। ये सारे एडजस्टमेंट्स धीरे धीरे करते रहेंगे तो अपने आप आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव होता रहेगा। आज की तारीख में पैसे लगाने हैं, प्योर इक्विटी में कितना, बैलेंस में कितना, डेट में कितना? सो वन, लेट्स अज्यूम रूपाली यंग है, उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, एंड एक सिंप्लीफिकेशन के लिए कहते हैं कि उन्हें 10% पैसा लेट्स से नेक्स्ट ईयर कोई फॉरेन ट्रिप करनी है उसके लिए रखना है, 90% पैसा रिटायरमेंट के लिए रखना है। तो जो 10% पैसा फॉरेन ट्रिप के लिए चाहिए उससे आप डेट फंड में लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड हुआ या आर्बिट्राज फंड हुआ। और जो 90% पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है उसे आप इक्विटी में लगा सकते हैं। कुछ लार्ज कैप हुआ, कुछ मल्टी कैप हुआ, कुछ स्मॉल एंड मिड कैप हुआ। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट पैसा आप लमसम नहीं लगाएंगे, उसे एसआईपी के थ्रू लगाएंगे। और अगर आपने एसआईपी अभी शुरू करनी है और पैसा कुछ अक्यूमुलेट हो गया है तो उसे एसटीपी के थ्रू लगाएंगे। मेरा नाम जयेश सोडा है। आज एक इन्वेस्टर जो है वो एक सेमी नॉलेज बेस पे आ चुका है, मतलब हाफ नॉलेज इसको बोलेंगे, और एट द सेम टाइम पैरेलली बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड में डाले, कभी लगता है कि यहाँ पे हम लोग इंश्योरेंस में डाले, कभी यूलिप में डाले, कभी गोल्ड बॉन्ड में डाले। तो ये सिनारियो में आपका क्या सजेशन है जिससे कि कुछ हमको उसका बेस मिल सके कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए? करेक्ट। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे आपको तभी समझ में आ रहा है, मैंने जैसे बताया हाफ तो ऑप्शंस, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ जाता है कि मैं क्या करूं। तो जैसे कि नीलेश भाई ने एग्जांपल दिया कि कई बार वो जो जुकाम होता है वो दादी के नुस्खे से ठीक हो जाता है, कई बार वो जुकाम बढ़ जाता है तो आप कहाँ जाते हैं, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ये आपकी वेल्थ का सवाल है। तो किसी एक अच्छे एडवाइजर के पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, जो ऑब्वियसली आपका रिस्क प्रोफाइल देखेगा, आपका एसेट एलोकेशन देगा, आपको बताएगा कि जो डिफरेंट ऑप्शन हैं उनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, और फिर आपके साथ बैठ के वो एक प्लान बनाएगा और आपको सिर्फ थोड़ा सा उसको फीस देना पड़ेगा, बिकॉज वो एक्सपर्ट है। डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसने MBBS किया है, MD किया है, हमने नहीं किया है। इसी तरह ये इंसान जो है ये पूरा दिन यही करता है, ये रिसर्च करता है इन सब के बारे में, तो उसकी नॉलेज आपसे थोड़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा फीस देना ऐसे टाइम पर बहुत अच्छा रहेगा। मेरा दिल तो यही करता है कि हम बात करते रहें, लेकिन उन्होंने आज का जो बेस्ट क्वेश्चन था वो चुन लिया है। तो रूपाली जी, आप मंच पे आइए और आपका गिफ्ट लीजिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज़ सब खड़े हो जाएं। एंड कंग्रेचुलेशंस मैम, आपका सवाल बहुत अच्छा था, लेकिन आपको ये गिफ्ट देने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लगातार क्या पहला कदम देखती आई हैं, शायद आप निवेश की अब शुरुआत करना चाहते हैं, जिसको लेके आप बारीकियाँ समझ रही थी हमारे पैनलिस्ट से। तो अब शुरुआत करेंगी तो किस तरह से आपने कुछ जो समझाइश अभी सुनी है उसको लेके कुछ आया है जहन में? ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स ने एडवाइस दी है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो दोज एडवाइस, एंड सिंस आई एम अ न्यू इन्वेस्टर, तो दिस प्रोग्राम इज़ अ ग्रेट हेल्प, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो इट विल हेल्प मी अ लॉट, like how I can achieve my financial goals, whether it is short term or long term. तो आप सभी ने इस खास पेशकश में आज भाग लिया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी निवेश की गाड़ी यूं ही बरकरार रहे और आप सभी की कमाई हो वक्त से पहले, किस्मत से ज़्यादा। एक्सिस डायरेक्ट प्रेजेंट्स CNBC आवाज पहला कदम सीजन 4।